गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट टॉपिक +2 क्लास का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो करा रहा हूँ आज। और इसके कुछ नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, तो आपको व्हाट्सएप कर दूँगा मैं। और अगर किसी को नहीं चाहिए तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और बताएं भी अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए, ताकि वो इम्प्रूव करके हम आपको बेस्ट तरीके से क्या कर सकें, पढ़ा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आज पढ़ेंगे हम। ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है क्योंकि बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको कहा गया है जो टोटल वेलबींग है, मतलब हर तरीके से क्या है, वो फिट है इन एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल। तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स थी और जो स्ट्रेटजीज थी वो क्या क्या थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी थी, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल, एक्शन प्लान, program at a national level for the initiated at a national level. These programs are called the familiar planning initiated in the 1951. मतलब 1951 में क्या किया था कि फैमिली प्लानिंग एक प्लान बनाया गया था, प्रोग्राम बनाया गया था नेशनल लेवल पे। और उसका मेन ये था कि सभी लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है मतलब होना चाहिए। सोशल गोल था ये, एक्शन प्लान बनाया गया था, लंबे समय तक ये चला था और अभी भी चल रहा है। तो भाई प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना, एडोलिसेंस के बारे में बताना, और एडोलिसेंस के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में समझाना, सेफ़ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे की जाती है उसके बारे में बताना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के और एड्स के बारे में भी लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, जागरूक करना है। तो भाई ये स्ट्रेटेजीज थी। एमनियोसेंटेसिस के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि भाई ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है बेटा। इसमें क्या है, क्रोमोसोमल पैटर्न के बारे में पता लगा लिया जाता है पहले ही। बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले क्या करते हैं भाई, उसका सेक्स डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो वही रोकने के लिए क्या क्या है, एमनियोसेंटेसिस को क्या किया गया, बैन किया गया है। हमारे इंडिया में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता कहाँ है, जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके चारों तरफ एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और जो क्या करता है भाई, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब एक्सटर्नल अगर कोई भी फोर्स अगर उसको लगता है तो भाई वो शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ताकि फीटस को कोई भी नुकसान ना हो। अगला है भाई बेटर अवेयरनेस। अगर हम देखें यहाँ पर, वो क्या है, सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में होना चाहिए। नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए। एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर, मतलब बाद में जो बच्चा पैदा हो गया तो उसकी कैसे केयर की जाती है, तो उसके बारे में भी बताना चाहिए, ताकि जो माँ है वो अच्छे बच्चे को क्या कर सके, पैदा कर सके। अगर हम कहें तो इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या करना है, हमें डिक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ क्या करना है भाई, नंबर ऑफ कपल्स विद ए सिमिलर फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दी STDs। तो भाई ध्यान रखना, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो ना हो, तो उससे हमें बच के रहना है। तो ये कुछ थी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज़ जो आपको मैंने बताई हैं। फिर दोबारा से समझ लीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। 1951 में फैमिली प्लानिंग एक रिजोल्यूशन टाइप का था, या हम कहें कि भाई प्रोग्राम था, उसको इनिशिएट किया गया ताकि भाई हर लोगों को अवेयर कराया जा सके, हर लोगों को अवेयर कराया जा सके किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, एडोलिसेंस की, जो जो चेंजेस आते हैं, सेफ़ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स के बारे में लोगों को क्या कराना, अवेयर कराना, ताकि भाई इनको अवेयर रहेंगे तभी तो वो क्या कर पाएंगे भाई, अपने आप को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मतलब रख पाएंगे। एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं तो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, जो भाई एम्ब्रियो के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसके द्वारा क्रोमोसोमल पैटर्न का पता लगाया जाता है, ठीक है, जिससे बच्चे का सेक्स का पता चलता है। उसके अलावा आपको बताना है भाई, जो बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए,
अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको मालूम होना चाहिए। भाई हमें क्या करना है भाई, रेट को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। किस रेट को, मैटरनल और इन्फेंट की जो मॉर्टिलिटी जो रेट है, जो डेथ रेट है, उसको क्या करना है, हमें कम करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। तो रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, बहुत तेज़ी से क्या हुआ, डेथ रेट क्या हुई है भाई, डिक्लाइन हुई है। एमएमआर, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, आईएमआर, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज द मेन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई ये जितने भी हमने जो कंट्रोल किए हैं, बर्थ कंट्रोल किए हैं, नॉर्मली देखा जाए जैसे एमएमआर है, आईएमआर है ना, इनकी जो रेट तुरंत क्या हुई है, बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हुई है, और जिसके कारण पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। स्टेप्स क्या हैं ओवरकम करने के लिए, पॉपुलेशन को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं भाई, ओवरकम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि उनको कहना चाहिए भाई आपको ज़्यादा बड़ी फैमिली की आवश्यकता नहीं, कम मेंबर वाली फैमिली को ही आप तवज्जो दें। इंक्रीजिंग एंड मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, भाई उनको बताना है कि भाई जो एज है पर्टिकुलर है, 18 साल तो भाई लड़की की और 20 साल लड़के की उम्र होनी चाहिए, उससे पहले शादी नहीं करनी। इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए पेरेंट्स को, जिनके 1 या 2 बच्चे हैं तो उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो भी हमारे रिप्रोडक्टिव गोल में अब शामिल हो सके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर बात करें तो एक ये कहें कि भाई ये वो मेथड है जिसकी सहायता से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, या हम कहें मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, यूज़र क्या होना चाहिए भाई, फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, और नो वे इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। तो भाई इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव ये मेथड है, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो भाई अब आता है हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड हैं, इनको बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया गया है भाई, बांटा गया है। एक तो है नेचुरल, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है आईयूडी मेथड, फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिर है इंजेक्टेबल, फिर है इम्प्लांट्स, फिर है सर्जिकल मेथड। तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है। इट मीन्स कि भाई प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो भाई नेचुरल मेथड है, ये वर्क्स क्या करता है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब एग और स्पर्म की मीटिंग को रोकने का काम करता है, अवॉइड करने का काम करता है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, पीरियोडिक एब्सेंटी, तो इट मीन्स कि जो कपल्स होते हैं अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे टू 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब अगर कपल 10 से 17 दिन के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज़ होता है 10 से 17 वाले दिन अगर मान लीजिए कि कोइटस ना करें तो क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। विड्रावल और कोइटस इंटरसेप्ट, विड्रावल और कोइटस इंटरसेप्ट, मेल जो पार्टनर है वो विड्रा कर लेता है पेनिस को वेजिना से, जब इजैकुलेशन हो रहा होता है तो तुरंत क्या करेगा, मेल पार्टनर पेनिस को वेजिना से बाहर कर लेगा, तो क्या होगा भाई, तो जो स्पर्म्स है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो क्या नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर पार्चुरेशन एंड इंक्रीज मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड। देखिए भाई मेंस्ट्रुएशन जब नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, कब होता है भाई, ये आफ्टर पार्चुरेशन होता है, उस दौरान क्या है बहुत तेज़ी से क्या है मिल्क क्या है फीड कराया जाता है बच्चों को, तो उस दौरान ओव्यूलेशन पीरियड नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड की बात करें तो ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ ए बैरियर, जैसे डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, है ना, ये सारे के सारे बैरियर्स होते हैं, रबड़ के बने होते हैं, जिनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ड्यूरिंग कोइटस, मतलब कोइटस के दौरान फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पर इसको इंसर्ट कराया जाता है।
दूसरा है भाई इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। ट्रेन नर्स होती है फीमेल यूटेरस के अंदर, या हम कहें फीमेल यूटेरस के अंदर क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है थ्रू द वेजिना। IUCD इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में नॉट बी ए नॉन मेडिकेटेड लाइप्स लूप कॉपर टी LNG-20 है ना। ये जो IUCD क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो ये भाई जो भी स्पर्म अंदर जाएगा तो क्या हो जाएंगे बेटा, डेड हो जाएंगे, तो यूटेरस के अंदर ही। तो जो कॉपर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मोटिलिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी किसकी, स्पर्म की। तो ये फीमेल के अंदर क्या होती है बेटा, आइडियल होती हैं, और ये वांट डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन द टू चिल्ड्रन। ये वही फीमेल क्या करती है, यूज करती हैं जो चाहती हैं कि भाई एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के बीच में गैप प्रॉपर हो। फिर आता है भाई ओरल पिल्स। ओरल पिल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ओरल पिल्स क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन कम्बिनेशन की दवाइयाँ होती हैं जो फीमेल्स को दी जाती हैं टैबलेट्स की फॉर्म में। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। इट मीन्स कि ये प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द सर्विक्स। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन जो कम्बिनेशन है ये लगभग सेक्स के 72 घंटे के दौरान ले लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये बहुत ही अपना इफेक्टिव शो करेगा। नहीं तो क्या होगा भाई, आगे की स्टेजेस चलेंगी, और आगे की स्टेजेस चलेंगी तो क्या होगा भाई, डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है भाई, इसको टर्मिनल मेथड कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का मेल और फीमेल में। तो इससे क्या है भाई, भाई किसी भी प्रेगनेंसी से बचने के लिए सर्जिकल मेथड का ही उपयोग किया जाता है। इसमें दो तरीके की सर्जरी होती है, एक तो होती है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी होती है मेल की सर्जरी होगी भाई, मेल के कौन से पोर्शन को कट किया जाएगा, वास या डिफरेंस को, या तो कट करेंगे या रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, स्पर्म रिलीज नहीं हो पाएंगे। जब स्पर्म ही रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, जब स्क्रोटम से स्पर्म ही रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो सर्जिकल मेथड की जाती है फीमेल्स की, तो जो स्मॉल पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब को, उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकल मेथड के तहत। तो जो एग है और स्पर्म के बीच में गैप्स बच जाते हैं, और गैप बनेंगे तो क्या होगा भाई, गैप बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द MTP। MTP की फुल फॉर्म क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, या हम इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये क्या करता है भाई, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में, इट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, या कहें हम रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। हमारे इंडिया के अंदर जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है वो लीगलाइज है 1971 से, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा था मेल और फीमेल के लिए। ज़्यादातर फीमेल फिटिसाइड्स हम देख रहे थे कि भाई बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले ही उसको क्या कर देते हैं भाई, मेडिकल टर्मिनेशन कर देते हैं। तो जिसके तहत अब ये कानून बनाया गया है कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको 2 या 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो मेडिकल जो टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है, इसका उपयोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही किया जाता है। इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं और फेल्यूर हो जाते हैं भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होगा भाई, जैसे यूज ड्यूरिंग द कोइटस, या हम कहें रेप्स, और वैन प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल टू द मदर ऑफ फीटस। तो भाई दोनों के लिए नुकसानदायक है भाई। अगर मान लीजिए कि भाई कि रेप के दौरान भी अगर देखा जाए तो जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल के अंदर अगर चले जाते हैं, वेजिना के अंदर चले जाते हैं, और वो भाई टाइम पीरियड हो ओव्यूलेशन का, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए, उसको रोकने के लिए ही MTP का ही उपयोग किया जाता है। फिर है MTP को कंसिडर किया जाता है रिलेटिवली सेफ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या हम कहें अप टू द 12 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTPs आर मच मोर रिस्कियर। स्टार्टिंग वाले 12 महीने तक के अगर मान लें ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको रिमूव करने में कोई इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सेफ़ रहेगा। लेकिन जो सेकंड जो ट्राइमेस्टर जो MTPs है वो बहुत ही रिस्कियर होता है, इसमें दोनों की जान जा सकती है, ब्लड लॉस भी हो सकता है। अब आता है भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं, मतलब डिजीज़ और इन्फेक्शन
डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा क्या होता है भाई, मतलब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को क्या है बीमारियां हो सकती हैं, तो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। कहें कि जो डिजीज़ सेक्सुअली क्या होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन टू अनदर, तो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। ये जो डिजीज़ है वेनेरल डिजीज़ होते हैं, वीडी, या हम कहें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से देखने को मिलेगा, आरटीआई। कुछ कॉमन एसटीडीज़ हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पेस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी ए और एड्स। हेपेटाइटिस बी और एड्स की एचआईवी की बात करें तो ये ट्रांसमिट हो सकते हैं शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सनस एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और ये हम कह सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। तो ये बीमारियाँ हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इस प्रकार से हो सकती हैं। एक्सेप्ट जेनाइटल हर्ब्स की बात करें, एचआईवी की बात करें और हेपेटाइटिस बी की बात करें, तो ये कम्प्लीटली क्या होते हैं, क्यूरेबल होते हैं इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर, अगर पहले पता लगा लिया जाए तो, और टेस्ट अगर, और इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली और ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर पता नहीं लगाया जाए तो फिर क्या होते हैं भाई, रिस्कियर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो रहेंगे। इन्फेक्शंस क्या हैं एसटीडीज़ के, इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, भाई जिस पार्टनर को जानते नहीं तो उससे सेक्स अवॉइड करें। मल्टीपल पार्टनर से भी हमें क्या है, सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस करने के दौरान हमेशा कॉन्डोम का ही उपयोग करें। फिर आता है भाई नेक्स्ट, गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, भाई पढ़े लिखे जाने माने डॉक्टर के पास ही जाएं अगर कोई डाउट है तो। अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड, भाई मान लीजिए पहले ही थोड़ा बहुत कुछ डिटेक्ट हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाके कंप्लीट एक बार चेकअप कराएं और फिर उसके बाद आगे अपनी कार्रवाई करें। अब आता है इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी एक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफर्टिलिटी में भी ड्यू टू द फिजिकल हो सकती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, इवन फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं भाई वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं जिसकी सहायता से क्या किया जाता है कि भाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से भाई बच्चे पैदा कराए जाते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराया जाएगा और फिर इसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको कॉमनली कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें जो ओवम है वाइफ से और डोनर या हम कहें स्पर्म और हस्बैंड भी क्या हो सकता है, डोनर हो सकता है, कलेक्ट करना है हमें, और लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर हम इसको क्या कराएंगे, फ्यूज कराएंगे। जब जाइगोट बन जाएगा, अर्ली एम्ब्रियो बन जाएगा, ब्लास्टोमियर बन जाएगा, कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। जब ब्लास्टोमियर बन जाए, 8 सेल्स बन जाए, तो इसको हमें क्या करते हैं भाई, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको कहा जाता है जिफ्ट। क्या कहा जाता है, जिफ्ट, ZIFT। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपकी एग्जाम में। जिफ्ट की फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तो IUT, तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहा जाता है इनटू द यूटेरस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। गिफ्ट की बात करें तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब और अनदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। भाई यहाँ पे क्या किया जाता है, जिफ्ट के अंदर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्रांसफ़र किया जाता है। जो गैमेट्स हैं उनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके डोनर के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, उनको डाल दिया जाता है, ताकि जो दूसरी जो फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करते हैं, ICSI स्पेशलाइज प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरीज इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है इनफर्टिलिटी जो केस होती है मेल पार्टनर में, तो अनेबल प्रोड्यूस द हेल्दी स्पर्म्स or treated by this technique in which semen collected from the donor is artificially and introduced into the vagina or the uterus, IUI intrauterine insemination of the female। भाई जिसके भाई स्पर्म काउंट क्या है, कम है, तो उनके स्पर्म क्या किए जाते हैं बेटा, कलेक्ट करके
उनको फीमेल के वेजिना के अंदर क्या किया जाता है, यूटेरस के अंदर क्या किया जाता है, उनको डाला जाता है स्पर्म्स को, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो मूवमेंट करके एग तक पहुंच सके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ही मतलब हाई प्रिसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करना संभव हो पाएगा। डॉक्टर के पास ही ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वहीं हमें सारी जो क्वेरीज़ हैं उसका समाधान मिलता है। और कुछ बेनिफिट भी हैं जो लिमिटेड टू द सर्टेन कंट्रीज एंड पीपल, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई, ऑल्सो प्रिवेंट द अडेप्टेशन ऑफ दिस मेथड। तो भाई अगर मान लीजिए इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर होते हैं जिनके कारण लोग क्या करते हैं, इन मेथड्स को अपनाते हैं। तो बेटा यहाँ तक था ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी एक यूनिट पूरी हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ सुधार करना हो तो वो चीज़ भी बताएं, ताकि उस चीज़ को सुधार करके आपको अच्छे तरीके से कराया जा सके। कल मुलाकात करते हैं भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।